क्या होगा अगर मैं कहूं कि हम जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं, मतलब जो गोल सेट करते हैं, वो शायद हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, और ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता है। मतलब हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो एक बड़ा सा लक्ष्य बनाओ। सही बात है। और हम हर साल जनवरी में यही तो करते हैं। एकदम। नए साल का रेजोल्यूशन, वजन कम करने का लक्ष्य या पैसे बचाने का लक्ष्य, लेकिन फिर 15 दिन बाद हम वहीं के वहीं होते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी पूरी सोच को पलटने वाले हैं। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट से जुड़े रिसर्च और नोट्स पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों हमारे गोल्स अक्सर फेल हो जाते हैं और कैसे बहुत छोटी छोटी, मतलब न के बराबर दिखने वाली आदतें हमारी जिंदगी में एक विस्फोट की तरह बदलाव ला सकती हैं। तो शुरुआत में ही इस एटॉमिक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम एटम या परमाणु के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि वो बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते। बिल्कुल, पहला मतलब तो यही है। लेकिन इसका दूसरा और सबसे अहम पहलू ये है कि इसी छोटे से एटम के भीतर अपार ऊर्जा का भंडार छिपा होता है। अरे वाह, मतलब छोटा भी और बहुत शक्तिशाली भी। सही कहा। एटॉमिक हैबिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका है। ये वो आदतें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी छोटी लगती हैं कि हमें लगता है इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन असल में यही छोटी आदतें एक बहुत बड़े कंपाउंडिंग असर की नींव रखती हैं। हाँ, और यहीं पर वो लक्ष्य वाली बात वापस आती है। मेरे नोट्स में जो सबसे पहला और बड़ा आहा मोमेंट था वो यही था कि लक्ष्य या गोल्स पर फोकस करना असल में हमें पीछे धकेलता है। वो कैसे? मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी समस्या हमारा नतीजा है। मान लीजिए मेरा कमरा बहुत गंदा है, मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, एक लक्ष्य बनाता हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ और कमरा एकदम चमका देता हूँ। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, कमरा साफ है। लेकिन 3 दिन बाद वो कमरा फिर से वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी उन आदतों को नहीं बदला जिनकी वजह से वो कमरा गंदा हुआ था। मतलब आपने सिर्फ एक बार के लिए नतीजे को बदल दिया, लेकिन उस नतीजे को पैदा करने वाले सिस्टम को नहीं छुआ। तो मतलब सिस्टम लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है? 100%। इसे इस तरह से सोचिए, अगर आप किसी भी खेल को देखें, मान लीजिए ओलंपिक्स की 100 मीटर दौड़, उस स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हर एक एथलीट का लक्ष्य क्या होता है? जाहिर है गोल्ड मेडल जीतना। बिल्कुल। जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एकदम समान होता है। तो अगर सिर्फ लक्ष्य बनाने से सफलता मिलती तो सबके सब जीत जाते हैं, है ना? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सबके पास गोल तो सेम ही था। सफलता उस लक्ष्य में नहीं बल्कि उस सिस्टम में छिपी है जो उस एथलीट ने पिछले 4 सालों में अपनाया है। उसकी रोज की डाइट, उसकी नींद, उसकी ट्रेनिंग का रूटीन। मतलब सिस्टम वो है जो आप रोज करते हैं। एकदम सही। लक्ष्य आपको केवल दिशा देते हैं, लेकिन प्रगति असल में आपके सिस्टम से होती है। जब हम लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हम अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगी। हाँ, हम हमेशा कंडीशन लगा देते हैं अपनी खुशी पर। लेकिन सिस्टम पर फोकस करने का मतलब है प्रक्रिया से प्यार करना। आप आज में खुश रह सकते हैं क्योंकि आपका सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम वाली बात सच में नजरिया बदल देती है। और इसके असर को समझने के लिए नोट्स में वो हवाई जहाज वाला उदाहरण था जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक फ्लाइट मुंबई से उड़ान भरती है और उसे जयपुर जाना है। पायलट रनवे पर है, लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले वो जहाज की दिशा सिर्फ 5 डिग्री बदल देता है। सिर्फ 5 डिग्री? हाँ, 5 डिग्री इतना छोटा बदलाव है कि पीछे बैठे यात्रियों को या शायद खुद को पायलट को भी महसूस ना हो। लेकिन जब वो जहाज अपनी कई 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा तो वो जयपुर के बजाय कहीं असम में जाकर लैंड करेगा। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा फासला तय करते हैं। हाँ, और अगर हम इसे नंबरों में देखें तो गणित और भी हैरान करने वाला है। मतलब अगर कोई हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करता है, जो कि शुरुआत में उस 5 डिग्री की तरह बिल्कुल अदृश्य लगता है, तो 1 साल के अंत में वो इंसान पहले के मुकाबले 37 गुना बेहतर बन चुका होता है। 37 गुना? हाँ, 37 गुना। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल भी है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। एक सेकंड, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? मतलब जब हम मेहनत करते हैं और कुछ नहीं होता? बिल्कुल। इंसान का दिमाग ये मानकर चलता है कि विकास हमेशा एक सीधी रेखा में होगा। यानी अगर मैंने आज 1 घंटा जिम में पसीना बहाया है,
तो कल सुबह शीशे में मुझे मेरे बाइसेप्स थोड़े बड़े दिखने चाहिए। हाँ, हम तो यही उम्मीद करते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए सबको। लेकिन बदलाव ऐसे काम नहीं करता। शुरुआती कुछ हफ्तों या महीनों तक आपको अपनी मेहनत का कोई भी परिणाम नजर नहीं आता। इस दौर को प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। लेटेंट मतलब छिपा हुआ। अच्छा, तो वो मेहनत छिप जाती है। हाँ, और लोग अक्सर इसी प्लेटू में आके हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैं 1 महीने से रोज दौड़ रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा। तो उस वक्त वो मेहनत जा कहाँ रही है? मतलब अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो क्या वो सारी मेहनत बर्बाद हो गई? नहीं, वो मेहनत बर्बाद नहीं हो रही है, वो जमा हो रही है, स्टोर हो रही है। इसे एक बर्फ के टुकड़े से समझिए। मान लीजिए कमरे का तापमान 25 डिग्री है और टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। ठीक है। आप कमरे को गर्म करना शुरू करते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, बर्फ वैसी ही रहती है। 30 डिग्री, 31 डिग्री, अभी भी कुछ नहीं हुआ। बर्फ पिघल ही नहीं रही। बिल्कुल। तो क्या वो सारी गर्मी बेकार गई? नहीं। जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। हाँ, मतलब वो 32 डिग्री वाला बदलाव अचानक नहीं था। एकदम सही। वो रातों रात नहीं हुआ, वो उन पिछले सभी डिग्रियों की मेहनत का नतीजा था जो धीरे धीरे जमा हो रही थी। जब लोग उस निराशा की घाटी को पार कर लेते हैं, तब जाकर अचानक परिणाम दिखते हैं। और तब दुनिया उसे देखकर कहती है, अरे वाह, इसे तो रातों रात कामयाबी मिल गई। रातों रात कामयाबी के पीछे सालों का वो छिपा हुआ प्लाटो होता है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। पर 1 मिनट, यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछे। अगर ये 1% वाली गणित इतनी साफ है और हमें पता है कि मेहनत जमा हो रही है, तो फिर लोग बुरी आदतों में वापस क्यों चले जाते हैं? मतलब अगर मुझे पता है कि रोज सुबह 15 मिनट पढ़ना मेरे लिए अच्छा है, तो मैं फिर भी क्यों फोन स्क्रॉल करता रहता हूँ? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलते। आदत बदलने के विज्ञान में बदलाव की 3 परतें होती हैं। आप इसे एक प्याज की तरह समझ सकते हैं। प्याज की तरह? हाँ। सबसे बाहरी परत है आपका आउटकम, यानी आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। बीच की परत है आपका प्रोसेस या सिस्टम, आप वो कैसे करेंगे, जैसे जिम जाना। लेकिन सबसे भीतरी और सबसे अहम परत है आपकी आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या विश्वास रखते हैं। मतलब मैं खुद को कैसे देखता हूँ? हाँ, हम अक्सर बाहरी परतों पर काम करते हैं, लेकिन अंदरूनी परत को भूल जाते हैं। अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि आप एक आलसी इंसान हैं, तो आप कितने भी अलार्म लगा लें, आपकी वो नई आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। क्योंकि वो अलार्म मेरी असली पहचान से मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल। असली बदलाव तब आता है जब आप इस पर फोकस करते हैं कि मुझे क्या हासिल करना है की बजाय मुझे कैसा इंसान बनना है। इसको लेकर एक स्मोकिंग वाला उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जो इन नोट्स में बहुत प्रमुखता से दिया गया था। हाँ, वो 2 लोगों वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ने हाल ही में सिगरेट पीना छोड़ा है। अब एक पार्टी में कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है। पहला इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में ये ठीक लगता है। सुनने में ठीक लगता है ना, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है जो सिगरेट छोड़ने की जद्दोजहद कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है। और दूसरा इंसान क्या कहता है? दूसरा इंसान बस इतना कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। बस यही वो मास्टर स्ट्रोक है। उसने अपनी पहचान बदल ली है। उसके लिए सिगरेट पीना उसके अतीत का हिस्सा है, उसकी वर्तमान पहचान का नहीं। इतना छोटा सा वाक्यों का फर्क, लेकिन असर इतना गहरा। और पता है, हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपनी उस नई पहचान के लिए वोट कर रहे होते हैं। हर छोटी आदत एक वोट की तरह है। वोट की तरह? मतलब मैं खुद को ही वोट दे रहा हूँ। हाँ, आपको खुद को ये साबित करने के लिए मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है कि आप एक रनर हैं। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट दौड़ते हैं तो आप खुद को वोट दे रहे हैं, खुद को यकीन दिला रहे हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो रोज दौड़ता है। मतलब मेरी आदतें मेरी पहचान बना रही हैं। बिल्कुल, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को चलाती है। ये एक लूप है। ये बहुत ही पावरफुल है। मैं एक वोट डाल रहा हूँ खुद को एक नया इंसान बनाने के लिए। पर चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मुझे पता चल गया कि मुझे सिस्टम पर ध्यान देना है और अपनी पहचान बदलनी है। पर ये नई आदत असल में बनाई कैसे जाए? क्योंकि सोफे से उठकर जिम जाना या किताब खोलना इतना आसान तो नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, मनोविज्ञान के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग की तरफ। अच्छा, कौन सा प्रयोग?
एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ बिल्लियों पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, बाहर एक कटोरी में मछली रखी थी। बिल्ली को बाहर आना था, लेकिन दरवाजा तभी खुलता जब बॉक्स के अंदर लगा एक छोटा सा लीवर दबता। तो बिल्ली ने क्या किया? क्या उसे समझ आ गया कि लीवर दबाना है? शुरुआत में बिल्कुल नहीं। बिल्ली बस इधर उधर भाग रही थी, दीवारों पर पंजे मार रही थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इसी छटपटाहट में अचानक गलती से उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया। दरवाजा खोला और उसे मछली मिल गई। तुक्का लग दिया मतलब? हाँ, लेकिन थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। धीरे धीरे बिल्ली की वो छटपटाहट कम होने लगी। उसे समझ आ गया कि लीवर दबाने से मछली मिलती है। कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली सीधे लीवर के पास जाती, उसे दबाती और बाहर आ जाती। मतलब बिल्ली ने कोई प्लानिंग नहीं की, बस जो काम करने पर उसे इनाम मिला उसने उस काम को अपनी आदत बना लिया। बिल्कुल। थॉर्नडाइक ने साबित किया कि जिस व्यवहार का परिणाम संतोषजनक होता है उसे हम दोहराते हैं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आदतों के विज्ञान को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। वो 4 चरण कौन से हैं? क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा या इच्छा, रिस्पॉन्स यानी आपकी प्रतिक्रिया और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी लूप से होकर गुजरती है और यहीं से व्यवहार बदलने के 4 नियम बनते हैं। तो चलिए इन 4 नियमों को डिकोड करते हैं। पहला नियम क्यू या संकेत से जुड़ा है। इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब मेक इट ऑब्वियस। हाँ, हमारी ज्यादातर आदतें इतनी ऑटोमेटिक होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम उन्हें कब कर रहे हैं। जैसे फोन उठाना। मैंने इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक के बारे में पढ़ा जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। ये जापान की ट्रेनों में बहुत इस्तेमाल होता है। ओहो, हाँ, वो सिस्टम जहाँ कर्मचारी हर चीज की तरफ उंगली दिखाते हैं और जोर से बोलते हैं। बिल्कुल। ट्रेन का ड्राइवर लाल सिग्नल देखेगा, उस पर उंगली दिखाएगा और जोर से बोलेगा, सिग्नल लाल है। दरवाजे बंद होंगे तो वो उंगली दिखाकर बोलेगा, दरवाजे बंद हैं। बाहर से देखने में ये थोड़ा बेवकूफी भरा लग सकता है ना? हाँ, कोई सोचेगा कि ये खुद से क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन इसका असर कमाल का है। इससे दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस बिहेवियर को सचेत यानी कॉन्शियस बना देता है। और यही हमें अपनी आदतों के साथ करना है। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, मान लीजिए आपको जंक फूड कम खाना है और आप चिप्स का पैकेट उठाने वाले हैं, तो जोर से बोलिए, मैं ये चिप्स खाने जा रही हूँ जिससे मेरी सेहत खराब होगी और मेरा वजन बढ़ेगा। अरे बाप रे, ऐसा बोलने के बाद तो चिप्स खाने का मन ही नहीं करेगा। यही तो ट्रिक है। जैसे ही आप इसे बोलेंगे, आप उस ऑटोमेटिक लूप को तोड़ देंगे। और अच्छी आदत शुरू करने के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत काम आता है। अक्सर हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, जबकि हमें सिर्फ अपने आसपास के माहौल को बदलने की जरूरत होती है। एकदम सही। अगर आपको पानी ज्यादा पीना है तो पानी की एक भरी हुई बोतल अपनी डेस्क पर बिल्कुल आंखों के सामने रख लें। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे अलमारी में मत छुपाइए, उसे लिविंग रूम के बीचों बीच स्टैंड पर रख दीजिए। जो चीज सबसे ज्यादा दिखेगी आप वही करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो क्रेविंग से जुड़ा है। इसे आकर्षक बनाएं। यहाँ पूरा खेल हमारे दिमाग के केमिकल का है, जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन मतलब वो खुशी वाला हार्मोन जो हमें चॉकलेट खाने पर मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। विकासवादी जीव विज्ञान या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से डोपामीन सिर्फ काम पूरा होने पर रिलीज नहीं होता। दरअसल यह काम के पूरा होने की उम्मीद या एंटिसिपेशन में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। एक सेकंड, मतलब चॉकलेट खाने से ज्यादा चॉकलेट को सामने देखकर डोपामाइन मिलता है? बिल्कुल। सोचिए, जब आप किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो प्लानिंग और वो उत्साह अक्सर असली ट्रिप से ज्यादा रोमांचक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पैकिंग करने में जो मजा आता है वो अलग ही होता है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि हम एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो। अगर डोपामाइन सिर्फ खाना खाने के बाद मिलता तो आदि मानव शिकार करने के लिए गुफा से बाहर ही नहीं निकलता। अच्छा? उसे शिकार मिलने की उम्मीद ही उसे दौड़ाती थी। एकदम सही। हमें इसी उम्मीद वाले डोपामाइन स्पाइक का इस्तेमाल अपनी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए करना है। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका मुझे बहुत मजेदार लगा। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का किस्सा था इसमें। उसे नेटफ्लिक्स देखने की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन उसे पता था कि उसे व्यायाम भी करना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने अपनी स्टेशनरी साइकिल को टीवी से इस तरह जोड़ दिया कि टीवी तभी चलेगा
जब वो एक खास स्पीड से पेडल मारेगा। जैसी पेडल धीमे होंगे, टीवी बंद हो जाएगा। हाँ, उसने उस काम को जो करना जरूरी है उसे उस काम के साथ जोड़ दिया जो उसे करना पसंद है। ये आपके दिमाग को हैक करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे भी ढाल सकते हैं। जैसे मैं अपना पसंदीदा गाना तभी सुनूंगी जब मैं सुबह की सैर पर जाऊंगी। इससे आपके दिमाग में सैर पर जाने की उम्मीद के साथ गाने का डोपामाइन जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने आदत को आंखों के सामने रख लिया, मतलब ऑब्वियस बना लिया, उसे मजेदार भी बना लिया, लेकिन असली पसीना तो एक्शन लेने में आता है। बिल्कुल आता है। जब शाम को ऑफिस से थके हारे लौटते हैं तो जिम जाने का मन कहाँ करता है। तो यहां आता है तीसरा नियम जो रिस्पॉन्स से जुड़ा है। इसे आसान बनाएं। और इसका सबसे बड़ा हथियार है 2 मिनट का नियम, यानी 2 मिनट रूल। हाँ, ये मेरा पसंदीदा नियम है। अगर कोई नई आदत डालनी है तो उसे इतना सिकोड़ दें कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त न लगे। अगर लक्ष्य है हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना, तो उसे बदल कर दीजिए सिर्फ 1 पेज पढ़ना। अगर एक्सरसाइज करनी है तो लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम के कपड़े और जूते पहनना, और बस। बिल्कुल। पर यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर मुझे लगा कि ये तो खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्यों? मैं 2 मिनट जूते पहनकर बैठ जाऊंगा या 2 मिनट योगा मैट पर लेट जाऊंगा तो उससे मेरी फिटनेस पर क्या ही असर पड़ेगा। मतलब 2 मिनट में कोई बॉडी बिल्डर तो बनता नहीं, तो फिर ये 2 मिनट का ड्रामा क्यों? ये सवाल बहुत लाजमी है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ हम नतीजे की नहीं बल्कि आदत को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जेम्स क्लियर इसे द आर्ट ऑफ शोइंग अप कहते हैं। जरा सोचिए, आप उस आदत को कैसे सुधार सकते हैं जो अभी वजूद में ही नहीं है। अच्छा, मतलब पहले वो आदत पैदा तो हो, फिर तो मैं उसे 2 मिनट से 20 मिनट तक ले जाऊंगा। बिल्कुल। हम अक्सर शुरुआत में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम सीधे 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट प्लान करते हैं और फिर आलस की वजह से उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, फिर हम कल पर टाल देते हैं। 2 मिनट का नियम आपके शुरुआत करने के घर्षण को यानी फ्रिक्शन को खत्म कर देता है। एक बार जब आप जूते पहनकर जिम के दरवाजे तक पहुंच गए तो फिर वापस आना मुश्किल होता है। आप 2 मिनट के लिए गए थे, लेकिन आप 20 मिनट कर ही लेते हैं। मकसद उस इंसान की पहचान बनाना है जो रोज समय पर मौजूद रहता है। इसके साथ हम हैबिट स्टैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ नई छोटी आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करना एक ऐसी आदत है जो हम बिना सोचे करते हैं। तो आप नियम बना सकते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद मैं सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। यहां आपको ध्यान लगाने के लिए नया मोटिवेशन नहीं ढूंढना, बल्कि आपका ब्रश करना ही आपके लिए एक अलार्म बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम आखिरी और चौथे नियम पर आते हैं जो रिवॉर्ड या इनाम से जुड़ा है। इसे संतोषजनक बनाएं। यहाँ एक बार फिर हमारा इवोल्यूशनरी इतिहास, हमारा आदि मानव वाला दिमाग हमारे आड़े आता है। वो कैसे? हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ज्यादा अहमियत देता है। हजारों साल पहले जंगलों में अगर सामने कोई मीठा फल था तो उसे तुरंत खा लेना ही समझदारी थी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। हाँ, कल शेर खा जाए क्या पता। बिल्कुल। रिटायरमेंट प्लानिंग या 5 साल बाद की हेल्थ के बारे में सोचना आदि मानव के लिए कोई मायने नहीं रखता था। और आज के जमाने में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। एकदम। आधुनिक समाज में हमारी बुरी आदतों का इनाम हमें तुरंत मिलता है। जंक फूड खाने का स्वाद आपको उसी सेकंड मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान यानी वजन बढ़ना महीनों बाद दिखेगा। दूसरी तरफ अच्छी आदतों का दर्द आपको तुरंत सहना पड़ता है। जैसे सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने का दर्द संतोषजनक कैसे बना सकते हैं, जबकि उनका असली फायदा तो सालों बाद होने वाला है। इसके लिए हमें खुद से कुछ ऐसे कृत्रिम इनाम या तुरंत मिलने वाले संतोष जोड़ने पड़ते हैं जो उस वक्त हमें खुशी दें। इसे हैबिट ट्रैकिंग से सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हाँ, हैबिट ट्रैकिंग। इसके लिए एक सेल्समैन वाला किस्सा बहुत मजेदार था। एक ब्रोकर था जो अपनी डेस्क पर 2 डिब्बे रखता था। एक डिब्बे में 120 पेपर क्लिप्स होते थे और दूसरा बिल्कुल खाली होता था। वो रोज सुबह बैठता और हर बार जब वो एक क्लाइंट को कॉल करता, वो एक क्लिप उठाकर खाली डिब्बे में डाल देता। ये बहुत ही शानदार तकनीक है। हाँ, क्लिप को डिब्बे में गिरते हुए देखना और उस डिब्बे को धीरे धीरे भरते हुए देखना उसे तुरंत एक संतोष देता था। ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल ट्रिगर है। मशहूर कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड भी यही करते थे। उनकी रणनीति थी नेवर ब्रेक द चेन। वो हर दिन एक जोक लिखते थे और फिर अपने एक बड़े से दीवार वाले कैलेंडर पर एक बड़ा लाल एक्स बना देते थे। अच्छा, ताकि उन्हें वो चेन दिखती रहे। हाँ,
कुछ दिनों बाद जब वो लाल निशान एक चेन बन जाते तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता था उस चेन को टूटने ना देना। कैलेंडर पर वो क्रॉस लगाना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। आपका दिमाग एक डोपामाइन रिलीज करता है क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, मैंने आज कुछ हासिल किया। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है। और अगर किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे बस इन 4 नियमों को उल्टा कर देना है ना? बिल्कुल। पहला, बुरी आदत को अदृश्य बनाएं। अगर फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें या फोन को दूसरे कमरे में रख दें। जो दिखेगा नहीं वो हम करेंगे नहीं। सही। दूसरा, उसे अनाकर्षक बनाएं। फोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल कर दें। रंग ही नहीं होंगे तो वो बोरिंग लगने लगेगा। तीसरा, उसे कठिन बनाएं। फोन में इतना लंबा और मुश्किल पासवर्ड लगा दें कि उसे खोलने का ही आलस आने लगे। और ये तो बहुत सही आइडिया है। और चौथा, उसे असंतोषजनक बनाएं। अगर आप बुरी आदत दोहराते हैं तो अपने किसी दोस्त से कहें कि वो आपसे जुर्माना ले। ये तो सच में एक पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करना चाहूंगा। हमने अभी हैबिट ट्रैकिंग और कैलेंडर पर क्रॉस लगाने की बात की, लेकिन अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट का एक नियम है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गया। अच्छा, गुडहार्ट का नियम? हाँ, इसे गुडहार्ट्स लॉ कहते हैं। ये कहता है कि जब कोई मापन, मतलब कोई मेजरमेंट ही हमारा लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा मापन नहीं रह जाता। ये बहुत ही अहम चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इसलिए जिम जा रहे हैं ताकि आप उस फिटनेस ऐप में अपना स्कोर बढ़ा सकें, या सिर्फ इसलिए एक पन्ना पढ़ रहे हैं ताकि आप कैलेंडर पर वो लाल एक्स लगा सकें, तो आप कहीं ना कहीं अपनी राह से भटक रहे हैं। मतलब हम असली उद्देश्य भूलकर सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। हाँ, ट्रैकिंग सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन कैलेंडर पर निशान लगाना आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य वो व्यक्ति बनना है जो उस आदत को जीता है। क्या बात है। अगर किसी दिन आप बीमार पड़ गए और आपकी 100 दिन की स्ट्रीक टूट गई तो लोग अक्सर निराश होकर पूरी आदत ही छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ डेटा ट्रैक कर रहे थे, अपनी पहचान नहीं बदल रहे थे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे ऐप में कितने टिक मार्क हैं। सवाल ये है कि क्या हम सच में वो इंसान बन रहे हैं जो हम बनना चाहते थे? क्या हमारी पहचान बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारी सफलता किसी एक बड़े दिन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी एटॉमिक आदतों पर निर्भर करती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।